नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टोरीज पॉइंट में। मैंने न्यू कहानी स्टार्ट कर दी है जिसका नाम बदनाम ए इश्क। उस स्टोरी को भी एक बार सुनिए और प्यार दिखाई प्लीज। कहानी की तरफ अनु ने रुद्र को समझाते हुए कहा। वो भाई डांस करते वक्त गलती से विक्की का हाथ उन्हें लग गया था, तो उन्होंने गलत समझ लिया और उन्होंने विक्की भाई को थप्पड़ मार दिया, जिससे सबका मूड खराब हो गया और शायद इसीलिए वो भी चली गई। अनु की बात सुनकर रुद्र ने विक्की से कहा, विक्की, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। और रुद्र विक्की को वहां से ले जाता है। रुद्र विक्की को लेकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में पहुंचकर रुद्र ने विक्की से कहा, विक्की, मैं तुमसे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। तुम क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? रुद्र की बात विक्की को कुछ समझ में नहीं आती, तो विक्की पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अपनी मौत को दावत दे रहा हूं? रुद्र ने कहा, मतलब ये कि तुम आस्था भाभी से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विक्की ने कहा, मैंने क्या किया है, मैं तो उनसे दूर ही रहता हूं। रुद्र ने विक्की से कहा, मुझे नहीं पता तुमने कुछ किया है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि उनसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। विक्की ने कहा, अरे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं उनसे दूर ही रहूंगा यार। रुद्र ने कहा, गुड। और फिर वो अपने रूम से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद विक्की ने खुद से ही कहा, ऐसे कैसे दूर रहूं रुद्र, उसने जो मुझे थप्पड़ मारा है उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मरूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इधर रुद्र अपने रूम से निकलकर आस्था से मिलने जाता है। रुद्र को देखकर आस्था ने कहा, रुद्र तुम यहां? तो रुद्र ने कहा, हाँ, वो मुझे आपको कुछ बताना था कि भाई शायद आज घर ना आए। तो आस्था रुद्र से पूछती है, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? रुद्र ने कहा, हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो भाई घर आ जाएंगे, तो आप टेंशन मत लेना। आस्था ने कहा, ओके, वैसे तुम कहीं जा रहे थे? रुद्र ने कहा, हाँ, वो भाई की एक इंपॉर्टेंट फाइल थी, शायद वो भूल गए थे, उसे ही देने जा रहा हूं। आस्था ने कहा, ओके जाओ, अगर तुम जरा सा भी लेट हुए ना तो तुम्हारे भाई तुम्हें डांटेंगे। तो रुद्र आस्था की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और वहां से चला जाता है। इधर आज सब घर वाले किसी पार्टी में जा रहे थे, सिवाय सनाया, अनु और आस्था को छोड़कर। और ये बात विक्की को पता थी, तो विक्की भी आज घर पर ही रुक गया था। जब शाम को सब लोग चले जाते हैं तो अनु आस्था के पास जाती है। तो आस्था अनु को देखकर पूछती है, अरे अनु, तुम यहाँ कुछ चाहिए था? अनु ने कहा, नहीं भाभी, मैं तो यहाँ आपसे बात करने आई थी, क्योंकि घर पर कोई है नहीं तो मैं बोर हो रही थी, तो सोचा आपसे ही बात कर लूं। आस्था ने कहा, ओके, तो चलो बैठकर बात करते हैं। जब आस्था और अनु बात कर रहे थे तभी अनु का फोन रिंग करता है। तो अनु फोन देखती है तो उसकी दोस्त का फोन था, तो अनु फोन उठा लेती है। कुछ देर बात करने के बाद अनु कुछ टेंशन में दिखाई दे रही थी। आस्था अनु को टेंशन में देखकर पूछती है, क्या हुआ अनु, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अनु ने परेशान होते हुए कहा, भाभी, वो मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आस्था ने कहा, तो तुम्हें उसे देखने जाना चाहिए। अनु ने कहा, पर भाभी, आप घर पर अकेले कैसे? आस्था ने अनु से कहा, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाओ। अनु ने कहा, थैंक यू भाभी। और ये बोलकर अनु वहां से चली जाती है। अनु के जाने के बाद घर में सिर्फ 3 लोग बचते हैं। तो आस्था अपने रूम का दरवाजा बंद करके वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद आकर अपने बेड पर लेट जाती है। जब आस्था रात में सो रही थी तभी कोई उसके रूम में आता है। आस्था गहरी नींद में सो रही थी, तभी कोई उसके रूम में चुपके से आता है। फिर वो शख्स आस्था को सोता हुआ देखकर उसकी बगल में लेट जाता है। जब आस्था को यह महसूस होता है कि कोई उसकी बगल में लेटा है, तो उसकी नींद खुल जाती है और फिर उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है, तो वो घबरा कर बैठ जाती है, क्योंकि उस इंसान के टच से उसे इतना तो पता चल गया था कि वो अर्जुन नहीं है। आस्था को बैठा हुआ देखकर वो शख्स भी बैठ जाता है। तभी आस्था लाइट जलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ती है, लेकिन वो शख्स आस्था का हाथ पकड़ लेता है। तभी आस्था अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देती है, तो वो आस्था से दूर हो जाता है। उसके दूर होते ही आस्था जल्दी से बेड से खड़े होकर लाइट जला देती है
जब आस्था लाइट जलाकर देखती है तो सामने विक्की खड़ा था। अपने सामने विक्की को देखकर आस्था ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पास आने की? तो विक्की ने आस्था को देखते हुए कहा, हिम्मत की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मुझे सबके सामने थप्पड़ मारने की, उसी तरह मेरी भी हिम्मत हो गई। फिर आस्था ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा, तुम अभी के अभी निकलो मेरे रूम से। विक्की ने कहा, नहीं निकला तो क्या कर लोगी तुम? आस्था ने गुस्से में कहा, अगर तुम यहां से नहीं निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विक्की ने आस्था से कहा, मैं भी देखता हूं तुम्हारा पति मेरा क्या बिगाड़ता है, और वैसे भी तुम अपने पति की धमकी मुझे मत दो, क्योंकि अगर उसे तुम्हारे कारनामों का पता चला तो वो तुम्हें खुद छोड़ देगा। ये बोलते हुए विक्की आस्था की तरफ बढ़ने लगता है। विक्की को अपनी तरफ आता देखकर आस्था ने कहा, देखो, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। तो विक्की ने कहा, तुम्हारे चिल्लाने से कोई नहीं आएगा, क्योंकि घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं। और फिर वो आस्था के पास पहुंच जाता है तो आस्था विक्की को धक्का देकर वहां से जाने लगती है, लेकिन विक्की आस्था का हाथ पकड़ लेता है। विक्की के हाथ पकड़ने से आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। आस्था के थप्पड़ मारने से विक्की को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में दांत पिसते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? और वो गुस्से में आस्था को धक्का दे देता है, जिससे आस्था का सर वहां रखी टेबल से टकरा जाता है। आस्था के टेबल से टकराने पर उसके सिर से खून निकलने लगता है। तो विक्की उसे उठाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है, तो आस्था फिर से एक बार उसे धक्का देकर वहां से जाने लगती है। तभी आस्था के हाथ से वहां रखा फ्लावर वेस गिरकर टूट जाता है। इससे पहले आस्था वहां से जा पाती, विक्की उसे फिर से पकड़ लेता है। विक्की आस्था को पकड़ बेड पर गिर जाता है और आस्था उसके ऊपर थी और वो विक्की के ऊपर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्की ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे वो उठ नहीं पा रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने की आवाज से आस्था और विक्की दोनों उस तरफ देखते हैं। दरवाजे की तरफ देखकर विक्की जल्दी से आस्था के हाथ छोड़ देता है, तो आस्था उसके ऊपर से उठ कर जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है और वहां खड़े शख्स के गले लगकर रोने लगती है। तो विक्की ने आस्था को रोता हुए देखकर कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। जी हाँ, ये अर्जुन ही था। जब आस्था के हाथ से वाज गिरा था तभी अर्जुन और बाकी सारे घर वाले घर आए थे और वाज गिरने की आवाज से वो लोग आस्था के रूम की तरफ चले जाते हैं। जब वो लोग आस्था के रूम में पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं और आस्था अर्जुन को देखकर भागकर उसके गले लग जाती है। आस्था को अर्जुन के गले लगा देखकर विक्की ने अर्जुन से कहा, भाई आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं, इसने ही मुझे यहाँ बुलाया था और जब मैं यहाँ आया तो ये मुझसे कहने लगी कि ये मुझसे प्यार करती है, और मेरे साथ भाई कैसे बताऊं आपको? मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। और जब मैंने मना किया तो कहने लगी कि वो सबको ये बताएगी कि मैंने इसके साथ जबरदस्ती की है। और जब मैं यहाँ से जाने लगा तो इसने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि ये आपको देखकर आपके गले लग गई। शादीशुदा होकर भी पैसे वाले लोगों को फंसाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। ऐसी लड़कियों का कोई कैरेक्टर ही नहीं होता। विक्की का इतना ही बोलना था कि तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जब विक्की मुड़कर देखता है तो सामने अर्जुन गुस्से में उसे देख रहा था। अर्जुन की आंखें इस वक्त गुस्से की वजह से आग उगल रही थीं। इससे पहले विक्की कुछ और बोल पाता, तब तक उसके मुंह पर एक और पंच पड़ता है, जिससे वो सीधा जाकर जमीन पर गिर जाता है। और फिर अर्जुन अपना ब्लेजर निकालकर फेंक देता है और अपना बेल्ट निकालकर विक्की को पीटना शुरू कर देता है। अर्जुन विक्की को पीटते हुए कह रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? अर्जुन का ऐसा रूप देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं। तभी अर्जुन की बुआ प्रमिला जी ने रुद्र से कहा, रुद्र, तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? रोको अर्जुन को, नहीं तो वो विक्की को मार डालेगा। रुद्र ने कहा, आई एम सॉरी बुआ जी, मैं भाई को नहीं रोक सकता। विक्की ने हरकत ही ऐसी की है जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। तो बुआ जी ने खुद अर्जुन को रोकते हुए कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। फिर वो बीच में आते हुए कहती हैं, अर्जुन भाई है वो तुम्हारा, और तुम इस लड़की के लिए उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते।
फिर भी अर्जुन विक्की की तरफ गुस्से में बढ़ता है तो बुआ जी ने उसे रोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम विक्की को हाथ भी नहीं लगाओगे। बुआ जी की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रुद्र कॉल द पुलिस राइट नाउ। तो रुद्र वहां से पुलिस को कॉल करने के लिए चला जाता है। रुद्र के जाते ही बुआ जी ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम, भाई है वो तुम्हारा, और तुम उसे पुलिस में देने की बात कर रहे हो। वो भी इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए, क्या पता इसने ही ये सब प्लान किया हो और असलियत सामने आ गई तो विक्की को फंसा रही हो। आखिर ऐसा क्या है? इस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है जो तुम अपने भाई की वजह इस पर यकीन कर रहे हो? अरे ऐसी लड़कियों का कोई कैरेक्टर नहीं होता। इससे आगे बुआ जी कुछ और बोलती, तब तक अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, इनफ इज इनफ, अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा मैं। बुआ जी ने कहा, क्यों नहीं सुनोगे तुम? आखिर ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की के साथ? अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, बीवी है वो मेरी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बीवी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले या फिर उसके साथ कुछ गलत करे। अर्जुन के मुंह ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आस्था अर्जुन की बीवी है। सबके मन में यही एक सवाल घूम रहा था कि इनकी शादी कब हुई और अर्जुन ने किसी को कुछ भी बताया क्यों नहीं। तभी रुद्र ने आकर कहा, भाई पुलिस अभी आती ही होगी। रुद्र के मुंह से पुलिस के बारे में सुनकर बुआ जी ने कहा, अर्जुन तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर वो तुम्हारा भाई है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, भाई है इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूं, वरना मेरी वाइफ को हाथ लगाने वाले को मैं यहीं जिंदा गाड़ देता। तभी रुद्र ने विक्की के पास जाकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि उनसे दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने भाभी के साथ बदतमीजी की। मुझे तो तुम्हें अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। तभी अर्जुन विक्की को उसकी कॉलर से पकड़कर नीचे ले जाता है और उसे हॉल में जाकर जमीन पर पटक देता है। अब तो विक्की को भी अर्जुन के गुस्से से डर लगने लगता है कि कहीं गुस्से में आकर अर्जुन उसे जान से ही न मार दे। तभी वहां पुलिस आ जाती है और विक्की को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस के जाने के बाद अर्जुन भी गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं इस वक्त सारे घर वालों के मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन इस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग इस वक्त अर्जुन से कोई भी सवाल पूछ सके, क्योंकि इस वक्त अर्जुन काफी गुस्से में था। तभी सनाया भी अपनी आंखों को मसलते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसके एक हाथ में पानी का जग था, शायद वो पानी लेने आई थी। तभी उसने सब लोगों के पास पहुंचकर पूछा, क्या हुआ, आप सब लोग इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? तभी अनु ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, लो ये आ गई कुंभकर्ण की औलाद, जिसे से सोने से फुर्सत ही नहीं है। तभी अनु ने सनाया से कहा, तुम्हें सोने से फुर्सत हो तब तो तुम्हें पता चलेगा कि घर में क्या हो रहा है। तो रुद्र ने अनु को चुप कराते हुए कहा, चुप कर, छोटी वैसे ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और अब तू कुछ भी बोले जा रही है। तो अनु चुप हो जाती है। अमन भी अर्जुन के साथ आया था। तभी दादी ने रुद्र और अमन से कहा, 1 मिनट, हमें आपसे और अमन दोनों से कुछ पूछना है। तो रुद्र ने कहा, जी दादी बोलिए, क्या पूछना है? तो दादी ने कड़क आवाज में कहा, हमें यह जानना है क्या आप दोनों को अर्जुन की शादी के बारे में पता था? दादी का सवाल सुनकर रुद्र की तो सिटी पिटी गुल हो गई थी। रुद्र ने अपने मन में सोचते हुए कहा, अगर दादी को मैंने बताया कि मुझे पता था तो दादी पक्का मेरी बैंड बजा देंगी, और अगर झूठ बोलता हूं तो दादी को कहीं ना कहीं से सच पता ही चल जाएगा, और जब उन्हें सच पता चला तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी। बिल्कुल ऐसा ही हाल अमन का था और दोनों लाचारी से एक दूसरे को देख रहे थे। इधर जब अर्जुन आस्था के रूम में गया था तो उसे आस्था कहीं नहीं दिखाई नहीं देती, तो उसे टेंशन होने लगती है। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है तो वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जब अर्जुन वॉशरूम में पहुंचता है तो देखता है कि आस्था शावर के नीचे बैठी थी और अपने आप को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी, जैसे उसकी बॉडी काफी गंदी हो गई हो। आस्था को इस तरह देखकर अर्जुन जल्दी से जाकर शावर बंद करता है और आस्था को उठाते हुए कहता है, आस्था उठो। लेकिन आस्था को तो जैसे अर्जुन की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी।
वहीं अर्जुन को आस्था की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वो आस्था को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर ले जाकर बेड पर बिठा देता है। आस्था को बेड पर बिठाकर अर्जुन टॉवल लाकर आस्था के बाल सुखाने लगता है। तभी अर्जुन की नजर आस्था के माथे पर लगी चोट पर जाती है और फिर आस्था के गालों पर, जहां विक्की के थप्पड़ मारने से निशान बन गए थे, जिन्हें देखकर अर्जुन को विक्की पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी अर्जुन ने अपने फोन से रुद्र को फोन करके कहा, रुद्र, कॉल द डॉक्टर राइट नाउ। जिस वक्त रुद्र को अर्जुन का फोन आता है, उस वक्त वो दादी के सवाल के बारे में सोच रहा था। तभी उसके पास अर्जुन का फोन आता है, तो उसे दादी के सवालों से बचने का मौका मिल जाता है। और जब वो अर्जुन के मुंह से डॉक्टर बुलाने की बात सुनता है, तो उसे भी टेंशन होने लगती है और वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर देता है। वहीं जब सनाया ने अर्जुन की शादी के बारे में सुना, तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। उसे तो अर्जुन की शादी के बारे में सुनकर ही शौक लग गया था। तभी दादी रुद्र से पूछती हैं, क्या हुआ और तूने डॉक्टर को क्यों बुलाया है? तो रुद्र ने कहा, दादी, वो भाई ने बोला था शायद भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। रुद्र के मुंह से ये सुनकर कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो सनाया और फिर से शौक लगता है और वो अपने मन में सोचती है, मतलब अर्जुन की वाइफ यही है, लेकिन अर्जुन ने शादी कब की और किससे? सनाया ये सब सोच ही रही थी। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं, तो रुद्र डॉक्टर को अर्जुन के पास ले जाता है। जब डॉक्टर आस्था के रूम में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि अर्जुन आस्था के सर को सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर डॉक्टर आस्था के पास पहुंचकर उसे चेक करते हैं और उसकी चोट पर बैंडेज लगाते हैं और फिर आस्था को चेक करके अर्जुन के पास जाते हैं। तो अर्जुन डॉक्टर से आस्था के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, देखिए मिस्टर राठौर, अभी ये ठीक है, लेकिन शायद इनके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे इन्हें शॉक लगा है, इसलिए जितना हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए और मैंने दवाइयां लिख दी हैं, आप उन्हें मंगवा लीजिए। और फिर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद अर्जुन आस्था के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है, जिससे आस्था डर जाती है। तो अर्जुन ने आस्था को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स आस्था, मैं हूं। अर्जुन की आवाज सुनकर आस्था अर्जुन की तरफ देखती है और फिर अर्जुन को पकड़कर रोने लगती है। इस वक्त आस्था ने अर्जुन को कमर से पकड़ा था, क्योंकि अर्जुन खड़ा था और वो बेड पर बैठी थी। तो अर्जुन ने आस्था को चुप कराते हुए कहा, रिलैक्स आस्था, मैं हूं ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं हुआ है। तो आस्था ने उसी तरह अर्जुन को पकड़कर सिसकते हुए कहा, मुझे घर जाना है, मुझे यहां नहीं रहना, प्लीज मुझे यहां से ले चलिए। अर्जुन ने कहा, ओके, हम अभी घर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम रोना बंद करो, क्योंकि मुझे मेरी जंगली बिल्ली पसंद है, ऐसे रोने वाली बीवी नहीं, तो प्लीज डोंट क्राई। अर्जुन के ऐसा बोलने पर आस्था चुप हो जाती है और अर्जुन आस्था को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। जब वो लोग हॉल में पहुंचते हैं, तो सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। वहीं सनाया के लिए ये एक और बड़ा शौक था। जब उसने आस्था को अर्जुन की गोद में देखा, तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो यही सोच रही थी, आस्था अर्जुन की बाहों में क्या कर रही है, अर्जुन की वाइफ कहाँ है? वो ये सब सोच ही रही थी। तभी दादी की आवाज आती है। दादी ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन ने दादी से कहा, दादी, मैं अपनी वाइफ को लेकर यहां से अपने विला जा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को यहां और कोई प्रॉब्लम हो। अर्जुन के मुंह से यह सुनकर कि आस्था उसकी वाइफ है, सनाया के ऊपर तो मानो बिजली ही गिर गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि जो कुछ भी उसने सुना है वो सच है। वो तो ये सब सोच सोच कर ही पागल हुई जा रही थी। तभी दादी ने अर्जुन से कहा, आपको क्या लगता है अर्जुन, यहां आस्था सेफ नहीं है? तो अर्जुन ने कहा, आज जो हुआ उसके बाद मुझे लगता नहीं है, पूरा यकीन है कि आस्था यहां सेफ नहीं है। दादी ने अर्जुन से कहा, लेकिन हमें आपसे बात करनी थी आपकी इस शादी के बारे में। अर्जुन ने कहा, अभी नहीं दादी, अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, जब आस्था की तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं आपसे बात करूंगा। फिर अर्जुन ने रुद्र से कहा, जाओ रुद्र, गाड़ी निकालो। तो रुद्र वहां से ऐसे जाता है जैसे उसे किसी कैद आजाद किया गया हो। रुद्र इस वक्त अर्जुन के साथ जाने में ही भलाई समझता है, क्योंकि अगर वो यहां रहा तो उसे दादी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा,
जो इस वक्त उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो इस वक्त अर्जुन के साथ जाना ही सही समझता है। और फिर अर्जुन भी वहां से चला जाता है। रुद्र और अर्जुन के जाने के बाद अमन भी वहां से निकलने में ही समझदारी समझता है, क्योंकि अमन को पता था रुद्र और अर्जुन के जाने के बाद सब लोग उससे ही सवाल करेंगे। इसीलिए वो भी बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। उन लोगों के वहां से जाने के बाद दादी सबको अपने अपने कमरे में जाने के लिए बोल देती हैं। लेकिन अर्जुन के पापा ने दादी से कहा, माँ, आप अर्जुन के ऐसा करने पर नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती हैं? उसने हमें बिना बताए शादी कर ली और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी ने कहा, अच्छा तो आप ही बताइए, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए था? शायद आप भूल रहे हैं कि आपका और अर्जुन का रिश्ता कैसा है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उनसे कुछ ना बोले। दादी की बात सुनकर अर्जुन के पापा विक्रम सिंह राठौर चुप हो जाते हैं। तभी विक्रम जी की पत्नी विशाखा ने कहा, तो माँ, आप कहना क्या चाहती हैं कि हम अर्जुन की इस हरकत पर कुछ नहीं बोलें और उस लड़की को अपने घर की बहू मान ले, जिसकी हैसियत हमारे घर के नौकरों के बराबर भी नहीं है, और आप चाहती कि उसे हम अपने घर की बहू बना लें? दादी ने कहा, अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास आस्था को अपनी बहू मानने के अलावा और कौन सा ऑप्शन बचा है? और मत भूलिए कि अर्जुन आपको अपनी माँ नहीं मानते, और अगर आप आस्था को अपनी बहू माने या ना माने, उससे अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप आस्था को अपना लें। और वैसे भी आस्था एक बहुत अच्छी लड़की, हमें उसे अपनी बहू मानने से कोई परेशानी नहीं है। बस उन दोनों से थोड़ी नाराजगी है कि उन लोगों ने शादी कर ली और हमें बताना जरूरी नहीं समझा। और फिर दादी सब लोगों को सोने के लिए बोलकर अपने रूम में चली जाती हैं। दादी के जाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं सनाया अपने रूम में पहुंचकर गुस्से से पागल हुई जा रही थी और अपने आप में बड़बड़ाते हुए कह रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो 2 कौड़ी की लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। अर्जुन सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और वहीं बुआ जी भी इस वक्त काफी गुस्से में थीं, क्योंकि उनके इकलौते बेटे को अर्जुन ने जेल जो भेज दिया था। वो भी अपने रूम में गुस्से में बैठी थी और खुद से ही कहती हैं, ये तुमने अच्छा नहीं किया अर्जुन, मेरे बेटे को जेल भेजकर तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहना चाहते हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तुम बहुत प्यार करते हो ना उससे। अगर मैंने तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर नहीं किया तो मेरा नाम भी प्रमिला शेखावत नहीं। वहीं अर्जुन की शादी से कुछ लोग खुश नहीं थे और कुछ लोग काफी खुश थे। वहीं अनु दादी और अर्जुन के चाचा चाची बहुत खुश थे। तो वहीं सब लोगों के अपने रूम में जाने के बाद अनु दादी के कमरे में जाती है। तो दादी ने अनु को देखकर कहा, अनु, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? तो अनु ने कहा, दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? बस 5 मिनट? दादी ने कहा, ठीक है, बोलिए, क्या बात करनी है आपको? अनु ने दादी से कहा, दादी, क्या आप भाई से नाराज हैं? क्या आप भाई की इस शादी को नहीं मानती? दादी ने अनु पूछा, अच्छा, आप हमारी छोड़िए, आप बताइए, क्या आप अपने भाई से नाराज नहीं हैं? अनु ने दादी से कहा, दादी, सच बताऊं तो मैं अर्जुन भाई और रुद्र भाई दोनों से बहुत नाराज हूं, लेकिन अर्जुन भाई के लिए बहुत खुश भी हूं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो उनके लिए परफेक्ट है और उन्हें हमेशा संभाल सकती है किसी भी कंडीशन में। लेकिन आप बताइए दादी, क्या आप आस्था भाभी को एक्सेप्ट करेंगी? दादी ने कहा, एक्सेप्ट क्या करना है, हमने तो उन्हें पहली नजर में ही अर्जुन के लिए पसंद कर लिया था। लेकिन जब यह पता चला कि वो शादी शुदा हैं, तो हमारा दिल टूट गया था। लेकिन अब जब यह पता चल गया कि उनके पति कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है, तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप रुद्र से क्यों नाराज हैं? अर्जुन का तो हमें समझ आता है, लेकिन रुद्र, उन्होंने क्या किया है जो आप उनसे नाराज हैं? अनु ने दादी से कहा, दादी, ये पूछिए कि क्या नहीं किया उन्होंने। रुद्र भाई को सब पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वैसे तो हर बात बताते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं बताया, और उसके लिए अब मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। वैसे दादी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अर्जुन भाई के साथ उनके घर जाकर रह सकती हूँ? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है भैया, वो आपके और आप जब चाहे तब उनके पास जाकर रह सकती हैं। लेकिन अभी के लिए जाइए और जाकर सो जाइए, क्योंकि कल आपको अर्जुन के घर भी जाना है।
अनु ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट एंड गुड नाइट। और फिर अनु वहां से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। वहीं जब अर्जुन आस्था को लेकर घर पहुंचा था, तब तक आस्था रास्ते में ही सो गई थी। तो अर्जुन आस्था को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाता है। उसने आस्था को बहुत ही एफर्टलेस उठाया हुआ था, क्योंकि उसे तो आस्था एक फूल की तरह हल्की लग रही थी और वो उसे ऐसे उठाए हुए था जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज हो। अर्जुन उसी तरह आस्था को उठाए हुए अपने रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। जब वो आस्था को बेड पर लिटाकर उठने की कोशिश करता है, तो देखता है कि आस्था ने उसकी कॉलर को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो वो आस्था से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था तो जैसे अर्जुन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उसी तरह उसे पकड़े हुए थी। तो अर्जुन थक कर आस्था को थोड़ा खिसकाकर उसी तरह उसकी बगल में लेट जाता है और फिर थोड़ा उठकर आस्था के फॉरहेड पर किस करके उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह जब अर्जुन की नींद खुलती, तो आस्था का खूबसूरत मासूम चेहरा उसके सामने था। आस्था इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी और उसने अभी भी अर्जुन को उसी तरह पकड़ा हुआ था। आस्था को देखकर अर्जुन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी आस्था की नींद खुल जाती है, तो उसके सामने अर्जुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। इस वक्त आस्था को अर्जुन काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे इस वक्त अर्जुन की बाहों में काफी सुकून मिल रहा था और अर्जुन को इस तरह मुस्कुराते देखकर वो कल रात जो भी हुआ उसके बारे में जैसे भूल ही गई थी। तभी अर्जुन ने आस्था से कहा, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? अर्जुन के ऐसा बोलने पर आस्था तुरंत अपनी नजरें अर्जुन के ऊपर से हटा लेती है। उसके ऐसा करने पर अर्जुन ने मुस्कुराकर उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी, और फिर बेड से खड़े होकर वॉशरूम में चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद आस्था भी उठकर बैठ जाती है और फिर कल रात के बारे में सोचने लगती है, जिसके बारे में सोचने से ही उसे घबराहट होने लगती है। आस्था ये सोचा रही थी कि कल अगर अर्जुन टाइम पर नहीं आता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। वो ये सब सोचते हुए बेड पर एक कोने में सिमटकर बैठ जाती है। इस वक्त आस्था की हालत ठीक नहीं थी। वो पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। उसे देखकर ही लग रहा कि इस वक्त वो कितनी डरी हुई है। तभी वॉशरूम का डोर खुलता है और अर्जुन बाहर आता है। जब अर्जुन ने आस्था की ऐसी हालत देखी तो वो जल्दी से उसके पास जाता है। जैसे ही अर्जुन ने आस्था को हाथ लगाना चाहा, तो आस्था ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, डोंट टच मी, दूर रहो, मुझसे मेरे पास आने की कोशिश मत करना। पहले तो अर्जुन को आस्था का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसने प्यार से आस्था के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिलैक्स आस्था, इट्स मी, डोंट पैनिक, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो आस्था अपना सिर उठाकर ऊपर देखती है और फिर अर्जुन से लिपटकर रोने लगती है। अर्जुन से आस्था का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो आस्था को रोते हुए नहीं देख सकता था। आस्था को इस तरह देखकर उसके दिल में भी दर्द हो रहा था। अर्जुन ने आस्था को चुप कराते हुए कहा, आस्था प्लीज चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर वो आस्था को अपने आप से दूर करके वहीं बेड पर आस्था के पास बैठ जाता है और फिर आस्था के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, आस्था, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता, और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है तो मेरी। मुझे तुम्हें वहां अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि विक्की कोई ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने घर में हो, बिल्कुल सेफ हो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। फिर अर्जुन ने आस्था के मूड को चेंज करने के लिए कहा, वैसे आस्था तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, एकदम किसी हॉरर मूवी के भूत जैसी लगती हो। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने अर्जुन के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाकर उसे घूरते हुए कहा, व्हाट, आपको मैं भूत लगती हूँ? हाँ, तो क्या कर रहे हैं इस भूत के पास? जाइए अपनी किसी खूबसूरत बचपन की दोस्त के पास जाइए ना। आस्था के ऐसा बोलने पर अर्जुन समझ जाता है कि उसका इशारा सनाया की तरफ है। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे इस भूत के साथ ही रहना पसंद है, समझी? और वैसे भी मुझे ऐसी वैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं। मुझे मेरी जंगली बिल्ली पसंद है,
ये बात अर्जुन आस्था की नाक पकड़कर बोलता है। अर्जुन की बात सुनकर आस्था अपना मुंह फुला लेती है और बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। आस्था के वॉशरूम में जाने के बाद अर्जुन भी रेडी होकर नीचे आ जाता है और जब वो नीचे आता है तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। अर्जुन जब नीचे हॉल में आता है तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है, क्यों कि वहां का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। देखने से ये लग रहा था जैसे वहां कोई तूफान आया हो। फिर अर्जुन जब सामने देखता है तो सामने से रुद्र भागता हुआ आ रहा था और उसके पीछे अनु थी, जिसने अपने हाथ में सोफे का कुशन पकड़ा हुआ था, जो रुद्र के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रही थी। तभी रुद्र ने अर्जुन के पीछे जाकर कहा, भाई प्लीज बचाइए वरना ये मुझे मार डालेगी। तो अर्जुन ने अनु को रोकते हुए कहा, अनु ये क्या पागलपन है, जस्ट स्टॉप इट। और तुम लोगों ने ये घर की क्या हालत क्या बना रखी है। तो रुद्र ने कहा, भाई मैंने नहीं, ये सब इसने किया है, यही तब से मेरे पीछे पड़ी है और इसने ही ये सब फेंका है। अर्जुन ने दोनों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों अपनी बचकानी हरकतें बंद करो और ये जो कुछ भी फैलाया है उसे साफ करो। तो रुद्र ने कहा, भाई क्या आपके घर में सर्वेंट नहीं है जो आप ये सब काम हमसे करवा रहे हो। तो अर्जुन ने कहा, ये सब तुम लोगों ने ही फैलाया है तो तुम लोग ही साफ करोगे और कोई सर्वेंट तुम्हारी हेल्प भी नहीं करेगा। और हाँ, आधे घंटे में ये सब साफ हो जाना चाहिए, समझे। ये बोलकर अर्जुन वहां से स्टडी रूम में चला जाता है। अर्जुन को वहां से जाते हुए देखने के अलावा रुद्र कुछ भी नहीं कर सकता था। अर्जुन के जाने के बाद वो अनु से कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो अनु ने कहा, ओह रियली भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे पहले ही सब कुछ बता देते, मुझसे सच नहीं छुपाते, तो यहां तक बात ही नहीं पहुंचती। एक तो आपने सच छुपाया और ऊपर से पता नहीं क्या क्या झूठी कहानियां बनाई और अब सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो। और अब मुझसे सच छुपाने की पनिशमेंट ये है कि आपको ये सारे काम खुद अकेले ही करने पड़ेंगे। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी। ये बोलकर अनु भी वहां से चली जाती है। अनु के जाने के बाद रुद्र ने अपने आप से कहा, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, जल्लाद टाइप। इन्हें तो बिल्कुल भी दया भी नहीं आती मुझ जैसे सीधे साधे और भोले भाले इंसान पर। और फिर वो अपना मुंह बनाकर काम करने लगता है। जब रुद्र वहां काम कर रहा था तभी वहां शिवी आ जाती है। शिवी को रुद्र की इस हालत पर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि रुद्र की हालत ही कुछ ऐसी थी जिसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। तभी शिवी ने थोड़ा खांसते हुए कहा, ओ माय गॉड, आजकल के सर्वेंट तो अपने ओनर को अपना भाई बताने लग गए हैं। शिवी की आवाज सुनकर रुद्र उस तरफ देखता है जहां शिवी खड़ी थी। तो वो शिवी से पूछता है, क्या कहा तुमने अभी सर्वेंट? क्या मैं तुम्हें सर्वेंट दिखाई देता हूं? शिवी ने कहा, तुम्हारी हालत देखकर तो यही लगता है। तभी रुद्र शिवी की तरफ बढ़ता है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिसे देखकर शिवी की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। शिवी को इस तरह हंसते हुए देखकर रुद्र तो बस उसे एकटक देखे जा रहा था। तभी वहां आस्था आ जाती है। आस्था वहां आकर देखती है तो रुद्र जमीन पर गिरा हुआ था और शिवी उसे देखकर हंस रही थी। तो आस्था ने शिवी से कहा, शिवी ये क्या कर रही हो? तुम रुद्र की हेल्प करने की वजह तुम उस पर हंस रही हो। शिवी ने आस्था से कहा, सॉरी दी, वो इनकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। तभी रुद्र भी उठकर खड़ा हो जाता है। तो आस्था ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? और शिवी को रोकते हुए कहती है, और तुम हंसना बंद करो। तो शिवी चुप हो जाती है। तो आस्था रुद्र से फिर से पूछती है, और तुमने ये क्या हालत बना रखी है? तो रुद्र ने कहा, भाभी वो भाई ने मुझे कहा था ये सब साफ करने के लिए। आस्था ने कहा, क्या तुम्हारे भाई का दिमाग खराब है? तुम जाओ जाकर अपनी हालत ठीक करो। रुद्र खुश होते हुए कहा, थैंक यू भाभी, आज आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मुझे कोई नहीं बचा सकता था। ये बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के वहां से जाने के बाद आस्था शिवी को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। वहां पहुंचकर आस्था शिवी से पूछती है, क्या हुआ शिवी, तू यहां अचानक सब ठीक तो है ना? तो शिवी ने कहा, क्या दी, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। मेरा मन हुआ आपसे मिलने का तो मैं मिलने आ गई, और आपको क्या हुआ? दी
आपका चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? क्या आपका जीजू के साथ झगड़ा हुआ है? सब ठीक तो है ना दी? आस्था ने कहा। हाँ शिवी, मैं ठीक हूं। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तू टेंशन मत के, अच्छा ये बता कि पापा कैसे हैं? शिवी ने कहा, पापा ठीक है, लेकिन आप बात को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपके फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ हुआ है। आस्था ने झूठ बोलते हुए कहा, वो कल रात मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं। आस्था शिवी को कल रात के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शिवी को कुछ नहीं बताया था। तभी उनके रूम में अनु आती है और सीधे जाकर आस्था के गले लगकर कहती है, भाभी भाभी भाभी, मैं बहुत खुश हूं। फिर वो आस्था से अलग होते हुए कहती है, आपको पता है, आज मैं जितनी खुश हूं शायद इतनी कभी नहीं हुई। तभी अनु की नजर वहां बैठी शिवी पर जाती है तो वो आस्था से पूछती है, भाभी ये कौन है? तो आस्था ने शिवी और अनु को एक दूसरे से मिलवाते हुए कहा, अनु ये है मेरी छोटी बहन शिवी, और शिवी ये है मेरी प्यारी सी ननद। उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाने के बाद वो सभी वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। उन लोगों को ऐसे ही बात करते हुए शाम हो जाती है। तभी अर्जुन रूम में आता है तो शिवी कहती है, अच्छा दी अब मैं चलती हूं, मुझे लेट हो जाएगा। तो अर्जुन शिवी को रोकते हुए कहा, शिवी तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रुक रही हो? तो शिवी पूछती है, लेकिन क्यों? घर पर पापा अकेले हैं तो मैं यहां कैसे रुक सकती हूं? अर्जुन ने कहा, क्योंकि ससुर जी ने ही मुझे कहा है वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, तो जब तक वो नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगी। शिवी ने कहा, लेकिन पापा ने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, और जब मैं यहां आ रही थी तब भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने शिवी से कहा, शायद तुम्हारे आने के बाद उन्हें कुछ काम आ गया हो। और रही बात तुम्हें बताने की, तो उन्होंने तुम दोनों को कॉल किया था, लेकिन तुम दोनों का फोन लगा नहीं, तब उन्होंने मुझे कॉल किया। तो शिवी देखती है कि उसका फोन स्विच ऑफ था और आस्था का फोन उसके पास नहीं था, शायद कल रात वहीं छूट गया था। तो आस्था ने कहा, कोई बात नहीं, शिवी फोन चार्ज करके पापा से बात कर लेंगे, तब तक तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर टेबल पर मिलते हैं। तो अनु ने कहा, ठीक है चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूं। और फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अर्जुन आस्था के पास जाता है। आस्था के पास पहुंचकर अर्जुन आस्था को अपनी बाहों में भर लेता है। तो आस्था ने कशमशाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। तो अर्जुन ने कहा, अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लोगी? तो आस्था ने कहा, आप एक भूत के पास क्यों आए हैं? जाइए अपनी किसी खूबसूरत बचपन की दोस्त के पास। तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें जलन हो रही है ना? आस्था, मुझे क्यों जलन होगी? और भी उस चुड़ैल आस्था इतना ही बोलकर चुप हो जाती है। तो अर्जुन उससे पूछता है, क्या कहा तुमने अभी? तो आस्था ने कहा, मैंने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं लगता है। आपके कान खराब हो गए, जाकर डॉक्टर को दिखाइए। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, कान खराब है, लेकिन आंखें तो खराब नहीं है ना? मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें जलन हो रही है। तो आस्था अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आप किसी के भी पास जाओ। तो अर्जुन ने कहा, ओह रियली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे किसी के भी पास जाने से? आस्था ने कहा, नहीं पड़ता। अर्जुन ने आस्था के और करीब जाते हुए कहा, और तुम्हारे पास आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए वो आस्था के करीब बढ़ता जा रहा था। तो आस्था पीछे होती जा रही थी और कुछ ही देर में पीछे दीवार से टकरा जाती है, जिससे उसके पास वहां से और पीछे हटने का रास्ता नहीं था। तो अर्जुन उसके और करीब आते हुए पूछता है, बोलो ना आस्था, क्या मेरे पास आने से फर्क पड़ता है या नहीं? जब अर्जुन आस्था के इतने करीब होता है तो आस्था की धड़कनें अपने आप ही बढ़ जाती हैं और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। अर्जुन का सवाल सुनकर आस्था ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अर्जुन आस्था को छेड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी जुबान कुछ और बोल रही है और तुम्हारा दिल कुछ और बोल रहा है। अर्जुन की बात सुनकर आस्था अपनी आंखें खोल लेती है और उससे पूछती है,
आपके कहने क्या मतलब है? तो अर्जुन कहा, ये मुझसे नहीं बल्कि अपने दिल से पूछो, जो मेरे करीब आने से इतनी जोरों से धड़क रहा है। ये बोलते हुए अर्जुन आस्था की चेस्ट की तरफ देख रहा था। तो आस्था भी अर्जुन की नजरों का पीछा करते हुए देखती है। तो उसे गुस्सा आ जाता है और उसने अर्जुन को धक्का देते हुए कहा है, छोड़िए, मुझे आप सच में बहुत बेशर्म है। अर्जुन आस्था से पूछता है, अच्छा तो ये बताओ कि अभी मैंने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हें लगता है कि मैं बेशर्म हूं? आस्था ने कहा, अभी आप मुझे जिस तरह से घूर रहे थे उसे बेशर्मी ही कहते हैं। अर्जुन ने कहा, ओ तो तुम्हारे हिसाब से अब मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हें देखूंगा तो वो तुम्हें बेशर्मी ही लगेगी। आस्था ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन आप जहां देख रहे थे मैं तो उसे देखकर ही बोल रही थी। अर्जुन आस्था से पूछता है, ऐसा मैं कहां देख रहा था? अर्जुन के मुंह से यह सवाल सुनकर आस्था को लगता है कि वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। तो आस्था ने बात को बदलते हुए कहा, छोड़िए, मुझे आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। आस्था ने कहा, नहीं, मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। इनफैक्ट मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अर्जुन ने आस्था से कहा, लेकिन मुझे तो तुमसे बात करनी है। आस्था ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और छोड़िए, मुझे शिवी के पास जाना है। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे छोड़ने के लिए रिश्वत नहीं दे देती। आस्था ने अर्जुन से पूछा, और आपको क्या रिश्वत चाहिए? आस्था के ऐसा बोलने पर अर्जुन उसके लिप्स की तरफ इशारा करता है। तो आस्था ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे आप? तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, तो फिर रहो ऐसे ही मेरी बाहों में, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे रहने में। इनफैक्ट मैं तो पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहने के लिए तैयार हूं। तो आस्था ने बच्चों की तरह फेस बनाते हुए कहा, प्लीज छोड़ दीजिए ना। अर्जुन ने कहा, नहीं, जब तक तुम मुझे रिश्वत नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूंगा। अर्जुन की जिद के आगे आस्था को थक कर, हार कर उसकी बात माननी पड़ती है और वो अर्जुन को किस करने के लिए हल्के से उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। आस्था तो अर्जुन के होठों को हल्के से छूकर अलग होना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने आस्था के सिर के पीछे अपना एक हाथ लगा लिया और उसका दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। उसने एक सॉफ्ट किस को एक डीप और पैशनेट किस में बदल दिया था। अर्जुन आस्था को पैशनेटली किस कर रहा था, लेकिन इस बार आस्था ने अर्जुन को खुद से दूर नहीं किया था। शायद कहीं ना कहीं उसे भी अर्जुन का किस करना अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद जब आस्था को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो अर्जुन उसे छोड़ देता है। अर्जुन के छोड़ने बाद आस्था वहां से ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। आस्था को इस तरह भागते देखकर अर्जुन को हंसी आ जाती है। वहीं जब अनु शिवी को उसके कमरे में ले जा रही थी तभी अनु का फोन रिंग करता है। तो वो शिवी को रूम का रास्ता बताकर फोन को रिसीव करने चली जाती है। तो शिवी भी अनु के बताए हुए डायरेक्शन की तरफ चली जाती है। जब शिवी रूम में पहुंचती है तभी वॉशरूम का डोर खुलता है और कोई वॉशरूम से बाहर आ रहा था। जब शिवी ने सामने देखा तो रुद्र खड़ा था, जिसने अभी सिर्फ टॉवल के अलावा कुछ नहीं पहना था। तो शिवी ने इस तरह रुद्र को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भी इस तरह, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है जो तुम इस तरह घूम रहे हो? रुद्र ने शिवी से कहा, ओ हेलो मैडम, ये मेरा रूम है, तो मैं जैसे चाहूं वैसे घूम सकता हूं। वैसे बेशर्म तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, जो तुम इस तरह बिना नोक किए एक भोले भाले सीधे साधे लड़के के रूम में घुस आई। शिवी ने रुद्र से कहा, क्या कहा तुमने? सीधा साधा और भोला भाला? वो भी तुम एक नंबर के बदतमीजी और बिगड़े हुए हो, जिसे सिर्फ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के अलावा और कुछ नहीं आता। और हाँ, रही बात यहाँ आने की, तो मैं गलती से आ गई थी, कोई जानबूझकर नहीं आई हूं। और अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा रूम में है तो मैं गलती से भी नहीं आती, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान से दूर ही रहती हूं। शिवी की बात सुनकर रुद्र ने कहा, व्हाट यू मीन, मेरे जैसा इंसान? और क्या कहा तुमने? बदतमीज। अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं बदतमीजी किसे कहते हैं। ये बोलकर रुद्र शिवी की तरफ बढ़ जाता है
और एक झटके से उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। इससे पहले शिवी कुछ समझ पाती, तब तक रुद्र झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। रुद्र की मूव इतनी फास्ट थी कि शिवी को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रुद्र पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो शिवी को ऐसे किस कर रहा था जैसे उसे कभी छोड़ेगा ही नहीं। और इसी तरह लगभग 7 से 8 मिनट की डीप किस के बाद रुद्र शिवी को छोड़ देता है। रुद्र के छोड़ने के बाद शिवी अपने आप को नॉर्मल करने के लिए लंबी लंबी सांसें ले रही थी और रुद्र को घूर कर देख रही थी। शिवी को ऐसे खुद घूरते हुए देखकर रुद्र ने अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए कहा, कैसी लगी मेरी बदतमीजी? और हाँ, इसे कहते हैं बदतमीजी जो मैंने अभी तक तुम्हारे साथ की नहीं थी, लेकिन इस किस के बाद तुम मुझे बदतमीज बुला सकती हो। लेकिन याद रखना, ये बदतमीज तुम्हारे साथ कभी भी बदतमीजी कर सकता है। इस बार शिवी रुद्र की बात का जवाब दिए बिना ही गुस्से में रूम से चली जाती है। उसे इस वक्त रुद्र पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रही थी। तो रास्ते में अनु मिल जाती है। तो अनु ने शिवी को देखकर कहा, क्या हुआ शिवी, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई? तो शिवी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, वो मैं घर देखने लगी थी बस इसलिए। तो अनु ने कहा, तो तुमने घर देख लिया? शिवी ने कहा, हाँ देख लिया, काफी खूबसूरत है। अनु ने कहा, तो चलो अब चलकर फ्रेश हो जाओ, भाभी हमारा वेट कर रही होंगी। तो शिवी अनु के साथ वहां से रूम में चली जाती है। वहीं शिवी के जाने के बाद रुद्र के फेस पर एक मुस्कुराहट थी और रुद्र ने उसी तरह मिरर के सामने खड़े होकर कहा, आज तक किसी भी लड़की ने रुद्र सिंह राठौर से ऐसे बात नहीं की। लड़कियां तो मुझसे मिलने के ख्वाब देखती हैं, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो जिसे ये जानकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। कुछ तो बात है तुम में। मिस शिवी। आस्था डिनिंग टेबल पर बैठकर सबका इंतजार कर रही थी। तभी वहां अर्जुन आ जाता है और आस्था से पूछता है, क्या हुआ, अभी तक कोई आया नहीं है? तो आस्था ने कहा, नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि अभी तक खाने का भी कोई होश नहीं है। तभी वहां रुद्र ने आते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं बस आ ही रहा था। तभी अनु और शिवी भी आ जाते हैं और आकर डिनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सबके बैठने के बाद आस्था सबको खाना सर्व करने लगती है। अर्जुन आस्था को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी अनु की नजर अर्जुन पर जाती है जो बड़े प्यार से देख रहा था। तभी अनु शिवी को अर्जुन की तरफ देखने का इशारा करती है। तो शिवी भी अर्जुन को देखने लगती है। तभी अनु ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा, भाई अगर आपका भाभी को देखना हो गया हो तो खाना भी खा लीजिए, या फिर भाभी को देखकर ही पेट भरना है। अनु के ऐसा बोलने पर अर्जुन आस्था से अपनी नजरें हटाकर घूर कर अनु को देखता है। अर्जुन के ऐसे देखने पर अनु हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे भाई आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी, आपकी ही बीवी है, जब तक आपका दिल करे तब तक देखिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है। हैल तो सब लोग उसी तरफ देखते हैं जहां से आवाज आई थी, तो वहां अमन खड़ा था। अमन को देखकर अर्जुन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था क्या? तुम्हारा वो काम कंप्लीट हो गया? अगर नहीं हुआ है तो अपनी अगली सजा के लिए तैयार रहना। अर्जुन की बात सुनकर आस्था अपने मन में सोचते हुए कहा, क्या इन्हें सजा देने के अलावा और कुछ नहीं आता? जब देखो तब किसी ना किसी को सजा देते रहते हैं। मैं कम थी क्या जो अब अमन को भी पकड़ लिया, लेकिन मैं अमन को बचाकर रहूंगी। तो आस्था ने अमन से कहा, अरे अमन, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ ना, सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आस्था के बुलाने पर अमन खुश होते हुए डिनिंग टेबल के पास चला जाता है। अमन वहां पहुंचकर अर्जुन की तरफ देखता है, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। अर्जुन के ऐसे देखने से अमन जल्दी से अर्जुन से अपनी नजरें हटा लेता है। तभी आस्था ने अमन से कहा, क्या हुआ अमन, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं तुम्हें खाना सर्व कर देती हूं। तो अमन ने मना करते हुए कहा, नहीं भाभी, रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। तो आस्था अमन का चेहरा देखकर समझ जाती है कि आखिर वो मना क्यों कर रहा है। तभी आस्था ने अर्जुन की तरफ देखकर अमन से कहा, अमन डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना सर्व करती हूं। अमन आस्था के बोलने पर बैठ जाता है
और आस्था उसे खाना सर्व कर देती है और फिर वो भी अपनी जगह बैठ जाती है। आस्था ने अर्जुन की तरफ देखते हुए अमन से फिर कहा, और हाँ अमन, तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये बात आस्था अर्जुन को सुनाते हुए बोल रही थी। वहीं अर्जुन आस्था का ऐसा बिहेवियर देखकर मन ही मन काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसे आस्था में आज एक टिपिकल बीवी की झलक दिख रही थी, एक ऐसी बीवी जो अपने पति पर हुक्म चलाती है। अर्जुन को आस्था का ये बिहेवियर काफी अच्छा लग रहा था। इसी तरह सब लोग अपना खाना खत्म करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अमन वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। जब आस्था अपने रूम में पहुंचती है तो अर्जुन आस्था को पीछे से पकड़कर अपने गले लगा लेता है। आस्था को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ऐसा कुछ करेगा, इसलिए अर्जुन के इस सडन मूव से आस्था थोड़ी घबरा जाती है। लेकिन अर्जुन आस्था की घबराहट को समझ जाता है, तो अर्जुन ने आस्था को रिलैक्स करने के लिए कहा, रिलैक्स आस्था, मैं हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब आस्था के कानों में अर्जुन की आवाज जाती है तो वो रिलैक्स हो जाती है। आस्था के रिलैक्स होते ही अर्जुन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वैसे तुम आज टिपिकल बीवियों की तरह बिहेव क्यों कर रही थी? और तुमने अमन से क्या कहा था? किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उस पर गुस्सा करता तो तुम क्या कर लेती? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? आस्था ने मना करते हुए अर्जुन से कहा, नहीं, मैं आपसे नहीं डरती। समझे, आप तो बेहतर होगा कि आप मुझे डराने की कोशिश ना करें। अर्जुन ने शरारत से पूछा, ओ रियली? तुम्हें सच में मुझसे डर नहीं लगता? ये बोलकर अर्जुन आस्था को अपनी तरफ पलट लेता है और फिर से पूछता है, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है ना? आस्था ने कहा, हाँ, मुझे आपसे डर नहीं लगता। आस्था के मुंह से यह सुनकर अर्जुन आस्था की तरफ कदम बढ़ा देता है। अर्जुन को अपनी तरफ आते हुए देखकर आस्था अपने कदम पीछे लेने लगती है। आस्था को ऐसे पीछे जाते देख अर्जुन ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें तो मुझसे डर नहीं लगता, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? आस्था ने अर्जुन से दूर जाते हुए कहा, मुझे आपसे सच में डर नहीं लगता, लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए जा रही हूं। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा, काम याद आ गया है तो तुम पीछे क्यों जा रही हो? दरवाजा तो इस तरफ है। तो आस्था ने कहा, क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हो, इसलिए मैं पीछे जा रही हूं। तो अर्जुन ने सामने से हटते हुए कहा, लो, अब मैं सामने से हट गया, अब तो तुम जा सकती हो। अर्जुन के सामने से हटने के बाद आस्था जल्दी से वहां से जाने लगती है, लेकिन वो वहां से और आगे बढ़ती उससे पहले ही अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्जुन के हाथ पकड़ते ही आस्था एकदम से रुक जाती है और उसका दिल काफी जोर से धड़कने लगता है। तो अर्जुन आस्था को उसी तरह पकड़े हुए उसके करीब पहुंच जाता है और फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, वैसे तुम्हें तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता वाइफी। तो आस्था ने हकलाते हुए कहा, हमने क्या झूठ बोला आपसे? अर्जुन ने कहा, यही कि तुम्हें कुछ काम है। आस्था ने अर्जुन से कहा, तो इसमें हमने झूठ क्या कहा? हमें सच में कुछ काम है। अर्जुन ने आस्था से पूछा, अच्छा, तो ये बताओ, इतनी रात को तुम्हें ऐसा कौन सा काम है? टाइम देखा है तुमने, रात के 11 बज रहे हैं और तुम्हें इतनी रात में काम है, या फिर तुम मुझसे बचने के लिए झूठ बोल रही हो? अर्जुन के इस सवाल से आस्था सोच में पड़ जाती है और फिर बहाना बनाते हुए कहती है, वो मुझे शिवी को देखने के लिए जाना है, वो सोई है या नहीं और उसे कुछ चाहिए तो नहीं। तो अर्जुन ने आस्था को उसी तरह पकड़े हुए कहा, आस्था शिवी कोई छोटी बच्ची नहीं है, और अगर उसे कुछ चाहिए भी होगा तो वो अनु से बोल देगी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी दी की अभी नई नई शादी हुई है, तो वो अपनी दी और जीजू को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो आस्था ने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, और मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे ही आपकी तरह कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचती। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है, लेकिन मैंने जो भी कहा सच कहा कि हमारी नई नई शादी हुई है और हमें इस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। ये बोलते हुए अर्जुन आस्था के गालों पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। अर्जुन के आस्था के गालों पर उंगलियां चलाने से आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है और अर्जुन के इस एहसास को जीने लगती है। तभी कोई रूम के डोर पर नोक करता है। डोर पर नोक की आवाज सुनकर आस्था अपने सेंस में आ जाती है और अर्जुन उसे छोड़ देता है और आस्था के बालों को ठीक करता है।
फिर जाकर आस्था दरवाजा खोलती है तो सामने शिवी खड़ी थी। शिवी को वहां देखकर आस्था पूछती है, क्या हुआ शिवी, तुम यहां कुछ चाहिए था? तो शिवी ने कहा, हाँ दी, वो मुझे थोड़ा फीवर है, तो क्या आपके पास मेडिसिन है? जब आस्था ने यह सुना कि शिवी को फीवर है तो उसे टेंशन होने लगती है। फिर आस्था ने शिवी के फॉरहेड पर हाथ रखते हुए कहा, शिवी तुझे फीवर है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी अर्जुन ने वहां आकर कहा, तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। तो शिवी ने मना करते हुए कहा, नहीं जीजू, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो अर्जुन ने कहा, नहीं शिवी, तुम्हें ऐसे बिना डॉक्टर को दिखाए मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, तुम अपने रूम में चलो, मैं डॉक्टर को कॉल करके आता हूं। अर्जुन वहां से डॉक्टर को कॉल करने के लिए चला जाता है और आस्था शिवी को लेकर उसके रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद अर्जुन डॉक्टर को लेकर वहां आ जाता है और फिर डॉक्टर शिवी को चेक करने लगते हैं। और फिर वो थोड़ी देर बाद शिवी को चेक करके कहते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस इन्हें थोड़ा सा फीवर है, मैं कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूं, आप उन्हें मांगा लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर शिवी ने कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था, मैं मेडिसिन ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो अर्जुन ने कहा, नहीं शिवी, बिना डॉक्टर की एडवाइस के हमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा, जी मिस्टर राठौर सही कह रहे हैं, डॉक्टर की एडवाइस के बिना हमें मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। और फिर डॉक्टर कहता है, अच्छा अब मैं चलता हूं मिस्टर राठौर। और डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद अर्जुन एक सर्वेंट को बुलाकर उसे मेडिसिन लाने के लिए भेज देता है। तभी शिवी ने कहा, दी, जीजू, आप लोग जाइए, जाकर सो जाइए, जब दवाई आ जाएगी तो मैं खुद खा लूंगी। तो आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं यहीं तेरे पास ही सोऊंगी। इससे पहले शिवी कुछ बोलती, अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं शिवी, आस्था सही बोल रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे में किसी का तुम्हारे पास होना भी जरूरी है। तभी कुछ देर में सर्वेंट दवाई लेकर भी आ जाता है, तो आस्था शिवी को दवाई खिलती है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। तभी अर्जुन ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूं। तो शिवी ने आस्था से कहा, दी जाओ ना, जीजू को रूम तक छोड़ दो। तो आस्था ने कहा, वो कोई छोटे बच्चे हैं जो मैं उन्हें रूम तक छोड़ दूं। तो शिवी ने कहा, ओहो दी, आपको ना कुछ भी समझ में नहीं आता, अब जाओ जीजू को छोड़ कर आओ। शिवी के फोर्स करने पर आस्था अर्जुन के साथ वहां से चली जाती है। आस्था अर्जुन के साथ रूम तक आ जाती है और उसे रूम तक छोड़कर वापस जाने लगती है। तो अर्जुन ने आस्था को रोकते हुए कहा, एक मिनट, शिवी ने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है उसे तो पूरा करती जाओ। तो आस्था अर्जुन को घूरते हुए पूछती है, कौन सा काम शिवी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको रूम तक छोड़ दूं, तो वो मैंने कर दिया और अब मैं सोने जा रही हूं, सो गुड नाइट। और फिर वहां से जाने लगती है तो अर्जुन ने आस्था का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे मेरी भोली बीवी, तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है कि शिवी ने तुम्हें यहां सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए भेजा था? अरे मैं कोई 2 साल का बच्चा थोड़ी ना हूं जिसे छोड़ने के लिए तुम्हारी बहन तुम्हें भेजेगी। उसने तुम्हें इसलिए मेरे साथ भेजा है ताकि तुम मुझे अच्छे से गुड नाइट बोल सको। तो आस्था ने कहा, वो तो मैंने बोल दिया ना आपको, फिर क्यों आप मुझे रोक रहे हो? अर्जुन ने आस्था से पूछा, तुम मुझे ऐसे गुड नाइट बोलकर जाओगी? आस्था ने कहा, तो कैसे गुड नाइट बोलते हैं? जहां तक मुझे पता है सब लोग ऐसे ही गुड नाइट बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, वेट, मैं तुम्हें बताता हूं कि अपने हस्बैंड को कैसे गुड नाइट बोलते हैं। अर्जुन के ऐसे बोलने पर आस्था समझ जाती है कि अर्जुन क्या करने वाला है। तो आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं सीखना, मुझे जैसे बोलना आता है वैसे ही ठीक है, और अब मैं चलती हूं, शिवी मेरा वेट कर रही होगी। तो अर्जुन ने आस्था का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे चलती हो? तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है उसे पूरा करके जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो अर्जुन की जिद्द के आगे आस्था को झुकना ही पड़ता है और वो अपने पंजों पर खड़े होकर उसके गाल पर किस कर देती है। तो अर्जुन ने कहा, ओहो बीवी, लगता है मुझे ही तुम्हें सिखाना पड़ेगा। और फिर वो आस्था के होठों पर किस करने लगता है। इस बार अर्जुन ने अपनी किस को ज्यादा लंबा नहीं खींचा था, उसने आस्था को जल्दी ही छोड़ दिया था।
अर्जुन के छोड़ने के बाद आस्था वहां से जाने लगती है, तो अर्जुन उसे फिर से रोक लेता है। तो आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, अब क्या हुआ? अब क्या चाहिए आपको? क्या लगता है कैसा होने वाला है अर्जुन? और आस्था का प्यार, क्या अब आस्था की जिंदगी खुशियों से भरने वाली है या कोई नया तूफान आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ ए के स्टोरी पॉइंट चैनल पर।